So hello everyone, we are starting with our new chapter, Dissolution of Partnership Firm, your chapter number 5th of Partnership Accounts. तो सबसे पहले अपन को क्या समझना पड़ेगा that there is a difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership. एक मार्क्स का एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, क्या है डिफरेंस? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जब पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाए, जब पार्टनरशिप डीड खत्म होके और एक नई पार्टनरशिप डीड बन जाए। वेयर एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? जब पूरा का पूरा बिजनेस ही खत्म हो जाए। सपोज कोई 3 पार्टनर है, ए बी सी एंड एसोसिएट्स। कितने पार्टनर है? ए बी सी एंड एसोसिएट्स। ये लोग बिजनेस करते हैं चाय का। अब क्या हुआ, इनका एक नया पार्टनर आ गया डी। तो जैसे ही नया पार्टनर डी नाम का नया पार्टनर आएगा तो क्या होगा, इनकी जो पुरानी पार्टनरशिप डीड है वो तो फटके खत्म हो जाएगी और एक नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। या फिर ये तीनों पार्टनर्स में एक पार्टनर रिटायर कर जाए तो इनकी पुरानी पार्टनरशिप डीड फटेगी और नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, एंड दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के कौन कौन से केस हो गए बताओ? पहला तो एडमिशन, जो तुम्हारे चैप्टर्स के नाम है वही हमारे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के एग्जांपल हो गए। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, ये सारे क्या है हमारे डिसोल्यूशन ऑफ। पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 से अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद हो गया। ए बी सी एंड कंपनी, ये जो इनका बिजनेस था चाय का, इनके कोई लड़ाई हो गई, कोई भी रीजन की वजह से इनका बिजनेस ही अगर बंद हो जाए तो वो क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके अकाउंट्स एकदम अलग बनते हैं। इसमें हमको क्या क्या अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं? तो आपको सबसे मेजरली तो पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। मैंने कल क्या बताया था, कई बार क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा रियलाइजेशन अकाउंट बना दे। केवल क्वेश्चन क्या बोलेगा? रियलाइजेशन अकाउंट बना दे। बट अगर क्वेश्चन बोले कि प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, तो हमको इस चैप्टर में कितने अकाउंट बनाने पड़ते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या था? पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट केवल तब ही बनाना है जब हमको बैलेंस शीट में अगर गिवन हो तो, नहीं तो नहीं बनाना। और थर्ड क्या था हमारा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फोर्थ कैश स्लैश बैंक अकाउंट। ठीक है, तो मेजरली हमारे 3 अकाउंट हो गए, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक कैश स्लैश। अब क्या हुआ, एबीसी एंड कंपनी नाम की 3 पार्टनर्स की पार्टनरशिप फर्म थी, इसका बिजनेस खत्म हो गया। इनका बिजनेस किसका था? जिम मेंबरशिप का। किसका बिजनेस था? हमारे एक ए तो इसमें रूपांशी था, तो इन तीनों का जिम का इनका बिजनेस था, इनका बिजनेस बंद हो गया। तो जैसे ही बिजनेस बंद होगा ये लोग क्या करेंगे, जितनी भी मशीन वगैरह है, फर्नीचर वगैरह है, जिम में फर्नीचर वगैरह का भी होगा, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी होगी, और सत्तू बनाने के लिए वो भी होगा, मिक्सर वगैरह रख रखा होगा कि 100 ग्राम सत्तू डालो और वो डालो। तो इन सबको ये क्या करेंगे, एक कोई कबाड़ में रख देंगे। भाई वहां पे तो रख नहीं सकते वहां पे रखेंगे तो बार बार रेंट देना पड़ेगा, तो कोई छोटी सी जगह लेके या कोई अपने घर पे कबाड़ में रख देंगे। ये कबाड़ और कुछ नहीं, अपना रियलाइजेशन अकाउंट होता है। कबाड़ और कुछ नहीं, क्या होता है हमारा? तो सर रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या आएगा? तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमारे बिजनेस के जितने भी असेट और लायबिलिटी थे वो सबको हम कबाड़ में भेज देंगे, यानी कि कहां पे भेज देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। और कबाड़ से, उस कमरे से हम निकाल निकाल के चीजों को बेचेंगे कि कोई मशीन खरीदने आ गया तो ठीक है, उसको मशीन बेच दी, कोई हमारे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स खरीदने आ गया, कोई फर्नीचर खरीदने आ गया, उनको फर्नीचर दे दिए। तो हम सबके सब असेट्स और लायबिलिटी को कहां पे डालेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। या मैं और आसान भाषा में बोलूं तो हम हमारी बैलेंस शीट को पूरा खत्म कर देंगे, और बैलेंस शीट में जितने भी असेट और लायबिलिटी है उनको कहां पे भेज देंगे? क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो हमको हमारी बैलेंस शीट को पूरा का पूरा क्लोज करना होगा। रियल डिसोल्यूशन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो तुमको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट गिवन होगी और उसके नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तुम्हें क्या करना है? बैलेंस शीट को पूरा का पूरा क्लोज करना है। बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा बताओ? बैलेंस शीट में क्या क्या आता है बताओ? एसेट्स के नाम पे
मशीन, फर्नीचर, बहुत बढ़िया। अब कैश को मैं एक दूसरे पेन से लिख रहा हूं, रीजन बताऊंगा क्यों। कैश, दूसरा क्या आता है अपना डेटर्स, बहुत बढ़िया। और डेटर्स को हम कैसे लिखते हैं? माइनस प्रोविजन फॉर डाउट, अगर क्वेश्चन में गिवन हो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लायबिलिटी होती है, बट शो कैसे किया जाता है? डेटर्स मान लो है 1 लाख के, प्रोविजन है 5,000 का, तो हम 1 लाख माइनस 5,000, हमारे नेट डेटर 95,000। इसके अलावा क्या होगा? स्टॉक नाम का अकाउंट होगा, स्टॉक इन्वेंट्री, करेक्ट। और भी बहुत सारे हमारे होंगे। कैश के सामने मैं बैंक भी लिख देता हूं, कैश और बैंक अलग अलग भी हो सकते हैं, या कैश स्लैश बैंक दोनों आ गए इसमें। और क्या क्या असेट्स हो सकते हैं? करेक्ट। इसके अलावा कुछ हमारे डेबिट साइड पे कुछ ऐसे असेट्स होंगे जो बिक नहीं सकते, जो बिक नहीं सकते, जैसे कि क्या क्या? एक तो होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसके अलावा और क्या है? पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। पी एंड एल अकाउंट का, अगर पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो क्या होता है? लायबिलिटी, मतलब वो रिजर्व होता है, लिखते लायबिलिटी साइड पे, बट होता क्या है वो? एक सेकेंड, यहां पे लिख देता हूं पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, पी एंड एल अकाउंट। इसके अलावा और क्या होता है? हमारे जनरल रिजर्व होते हैं, करेक्ट, बहुत बढ़िया सर। जनरल रिजर्व होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, और इसके अलावा एक क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी लिखा हुआ आ जाता है। इन दोनों के आगे मैं स्टार लगा रहा हूं, इन दोनों के आगे। तुम्हारे चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 में भी इन दोनों का अलग ट्रीटमेंट था, और चैप्टर नंबर 5 में भी इन दोनों अकाउंट का, इन दोनों रिजर्व का अलग ट्रीटमेंट है, बट वो एकदम अलग है तुम्हारे चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 से। तो 2, 3, 4 को एकदम अलग साइड में पढ़ना है, और 5th चैप्टर को अलग से पढ़ना है। और क्या क्या होता है हमारे क्रेडिटर्स? सबसे पहले तो पी एंड एल अकाउंट का अपन ने क्रेडिट बैलेंस लिखा। ये तो क्या है? हमारा रिजर्व है। अगर हमारे पास में प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं तो हम कहां पे रख देते हैं? पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस में। अगर हमारे पास में लॉस कैरी फॉरवर्ड करा है तो कहां पे आता है? पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। इसके अलावा एक अकाउंट और आएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रीजन अभी बताऊंगा मैंने इनको रेड में क्यों लिखा है। डेफर्ड रेवेन्यू। और क्या क्या आता है हमारे लायबिलिटी साइड पे? क्रेडिटर्स लिख देता हूं यहां पे, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, इसको मैं इधर ले लेता हूं, मेरा ये फ्रेम में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्रेडिटर्स, बैंक लोन, और क्या आता है हमारा? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अगर हमारे दो पार्टनर है तो ए और बी का लिख रखा होगा, जनरली 3 पार्टनर रहेंगे तो ए बी सी तीनों की कैपिटल करके यहाँ पे उनका बैलेंस लिख रखा होगा। ये होती है हमारी बैलेंस शीट। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? इस बैलेंस शीट को क्लोज करना है, बैलेंस शीट को, यानी कि जितने भी असेट और लायबिलिटी है उनको कहां पे भेजना है? रियलाइजेशन अकाउंट में। अब जो भी मैंने रेड कलर से लिखे हुए हैं वो सब रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाते। रीजन, रियलाइजेशन अकाउंट एक कबाड़ अकाउंट है। हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं, सब चीजों को उठा के कबाड़ में डाल दिए, अब कबाड़ से असेट को निकाल के बेच देंगे, कोई लायबिलिटी क्रेडिटर मांगने आएगा उसको पैसे चुका देंगे। बट जो असेट्स बिक नहीं सकते, जो असेट्स बिक नहीं सकते उसका हम क्या करते हैं? उसको हम रियलाइजेशन में नहीं बेचते। फॉर एग्जांपल पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस एक असेट तो है, एक लॉस है जो कि कैरी फॉरवर्ड किया गया है, बट ये बिक नहीं सकता, तो पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर डिसोल्यूशन में पास होना है तो ये 3 नाम जान लो, इनको रियलाइजेशन में नहीं भेजना। इसके अलावा जो भी अकाउंट है हम कहां पे भेज देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। सर भेजेंगे कैसे हम? तो हम भेज रहे हैं, यानी कि हम बेसिकली ट्रांसफर कर रहे हैं इनको रियलाइजेशन अकाउंट में। अब ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होती है बताओ? ट्रांसफर करने की क्या जर्नल एंट्री होती है? असेट्स का क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर उनको बेच के खत्म करना है बैलेंस शीट से तो उनको क्रेडिट करना होगा, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? एंट्री इसकी होनी चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
कई बार जर्नल एंट्री का भी क्वेश्चन आ जाता है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट्स का मतलब क्या है, सारे के सारे असेट्स। तुम चाहो तो टू मशीन, टू लैंड, टू फर्नीचर, सब चीजों का ऐसे भी लिख सकते हो। अभी मेरे को एक बात बताओ, जर्नल एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में कहां पे, कौन सी साइड पे लिखूंगा, डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे लिखूंगा और लिखूंगा क्या, टू सन्ड्री असेट्स। और मेरे जितने भी असेट्स हैं उन सबको मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, ट्रांसफर। क्या क्या असेट्स थे हमारे थे मशीन, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है मशीन। मैं इसको क्यों कर रखा हूँ ये क्वेश्चन को, तो बात नहीं करनी है। फर्नीचर, मशीन, फर्नीचर, डेटर्स। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अपने ध्रुव के लिए है क्वेश्चन। ध्रुव, अपने डेटर्स कितने के हैं बता, डेटर्स कितने के हैं, 95, और 1,00,000 माइनस 5,000 करके लिख रखा है। तो जब मैं डेटर्स को भेजूंगा तो 95 पे भेजूं या 1,00,000 पे भेजूं, 95 पे। तो ये ध्रुव के लिए और सब लोगों के लिए पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, जब भी रियलाइजेशन अकाउंट में भेजना है तो 1,00,000 रुपए पे भेजना है। और ये जो प्रोविजन है इसको मैं क्रेडिट साइड पे भेजने वाला हूं, तो कितने पे भेजूंगा मैं यहाँ पे, 1,00,000 रुपए पे। और जो 5,000 का प्रोविजन था वो कहां पे आएगा, लायबिलिटीज के साथ में। अभी लायबिलिटीज लिखूंगा तब एक साथ में लिख दूंगा उसको। डेटर्स और दूसरा क्या था हमारा, एक स्टॉक रह रहा था, ये लिख दिया। अभी तुम लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये जो आपने असेट्स लिखे हैं ये सारे तो टेंजिबल असेट्स हैं, कुछ इंटेंजिबल असेट भी तो होते हैं हमारे। तो हमारी बैलेंस शीट में कुछ इंटेंजिबल असेट्स भी होंगे, उनको भी मैं व्हाइट से ही लिख रहा हूं। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, बहुत सारे इंटेंजिबल असेट होंगे। सर आपने व्हाइट से लिखा है यानी कि इनको भी रियलाइजेशन में भेजना है, इनको भी हमको कहां भेजना है, रियलाइजेशन में। यहां पे लिख देता हूं गुडविल। बट इसका ट्रीटमेंट, नेक्स्ट ट्रीटमेंट इसका थोड़ा सा अलग होता है टेंजिबल और इंटेंजिबल का। अभी फर्स्ट स्टेप क्या है, सारे के सारे असेट्स एक्सेप्ट दीज थ्री, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। मैंने इसको नहीं भेजा। और सर कैश एंड बैंक को क्यों नहीं भेजा, क्योंकि कैश एंड बैंक का एक अलग से अकाउंट बनता है। तो मैं क्या क्या चीजें नहीं भेजता, ये 3 कैश एंड बैंक, इसके अलावा मैं कैपिटल अकाउंट को भी नहीं भेजता। क्यों, क्योंकि कैपिटल अकाउंट अलग से बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनता है। सर ये जनरल रिजर्व को भी हम रियलाइजेशन में नहीं भेजते, क्योंकि ना तो उनको पे ऑफ करना है ना उनको बेच सकते हैं। ये कैपिटल पार्टनर्स का कैपिटल है, तो मैं इसको पार्टनर्स कैपिटल में भेजने वाला हूँ। क्रेडिटर्स, बैंक लोन आपकी नॉर्मल लायबिलिटी है, इन सबको मैं कहां पे भेजने वाला हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट पे। एंट्री क्या करूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। यहाँ पे क्या आ गया, क्रेडिटर्स और बैंक लोन। और पॉइंट टू रिमेंबर फॉर ध्रुव, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी आने वाला है। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट टू रिमेंबर हो गए, रियलाइजेशन अकाउंट में सारी चीजों को भेजना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेटर्स को कौन सी वैल्यू पे भेजना है, ग्रॉस वैल्यू पे, प्रोविजन को यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर लिख लो, ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को मैं रियलाइजेशन में एक ही कंडीशन में भेजूंगा, अगर सामने इन्वेस्टमेंट्स लिखे हुए हैं तो। जयश्री, तुमको ये पॉइंट ध्यान नहीं होगा, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को रियलाइजेशन में भेजते हो, बट एक पॉइंट ध्यान रख लेना, इसको रियलाइजेशन में केवल तब ही भेजेंगे जब सामने इन्वेस्टमेंट लिखे हुए हो। क्योंकि तुम्हारी बुक में जितने भी क्वेश्चन है सब में सामने इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और सामने इन्वेस्टमेंट नहीं है तो बाकी के रिजर्व्स की तरह ये भी पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं। ठीक है, तो मैं सामने लिख देता हूं इन्वेस्टमेंट नाम का एक एसेट। इन्वेस्टमेंट भी हमारा एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट को भेजूंगा रियलाइजेशन में, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बाकी की रिजर्व्स की तरह ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को कहां पे भेजने वाला हूं, रियलाइजेशन अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। सर आपने येलो से क्यों लिखा है, क्योंकि ये हर बार रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे पोस्ट करना है, हर बार रियलाइजेशन की
बट ओनली एंड ओनली इन कंडीशन जब सामने इन्वेस्टमेंट नाम का एक असेट मौजूद हो, और तुम्हारे क्वेश्चंस में सब क्वेश्चंस में असेट मौजूद है, तो तुम चाहो तो ये रट भी सकते हो कि भैया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को क्रेडिट साइड पे हमेशा भेजना। बट अगर कोई सैंपल पेपर में या कोई घुमा के क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, अगर सामने इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा हुआ तो बाकी के रिजर्व्स की तरह ट्रीटमेंट होगा। अभी के लिए याद कर सकते हो कि भैया डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्रेडिट साइड पे, इसका इसके अलावा और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, केवल क्रेडिट साइड पे पोस्ट करना है इसको। ठीक है, ये समझ आया। हमने सन्ड्री एसेट्स को भेज दिया और सन्ड्री लायबिलिटीज को भेज दिया। मेरे को मेरी बैलेंस शीट को पूरा क्लोज करना है। मैंने इन अकाउंट को भेज दिया, इनको भेज दिया, इसको भेज दिया, गुडविल को भेज दिया, इन्वेस्टमेंट को भेज दिया, कैपिटल अकाउंट गया, कैपिटल अकाउंट में रिजर्व्स गए, कैपिटल अकाउंट में लायबिलिटीज गई, रियलाइजेशन में कैश और बैंक का अलग से एक अकाउंट बनेगा, और ये सब रिजर्व्स की तरह लॉसेज है, ये भी कहां पे जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या मेरी पूरी की पूरी बैलेंस शीट क्लोज हो गई? हमको पहले के बिजनेस बंद कर रहे हैं तो बैलेंस शीट को भी बंद करना है, क्लोज करना है। सर अब हमने बैलेंस शीट को क्लोज कर लिया, अब हम क्या करेंगे? तो अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट के नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी उन एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ना स्टार्ट करना है। उस एडिशनल इंफॉर्मेशन में तुमको गिवन होगा कि भैया मशीन नाम का जो असेट है, मान लो ये असेट है 1,00,000 रुपए का, इसको हमने बेचा 1,20,000 पे। कितने पे बेचा? जो भी असेट को बेच रहे हैं उनको बेच देना, जिस भी लायबिलिटी को पे कर रहे हैं उनको पे ऑफ कर देना। सर बेचेंगे कैसे? तो मुझे नॉर्मल एंट्री बताओ, अगर मशीन को बेचेंगे तो क्या एंट्री करते हैं? मुझे नॉर्मल बताओ पहले, नॉर्मल एंट्री कि मशीन को बेचते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, सर पैसा तो आता है और मशीन जा रही है टू मशीन अकाउंट, करेक्ट? सर जितने भी बेचते हैं उतने पे लिखते हैं, 1,20,000 हमने लिख दिया। बट ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैं मशीन को बेचूंगा तो भी मैं मशीन अकाउंट को क्रेडिट नहीं करूंगा। रीजन बताओ क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पूरी बैलेंस शीट को खत्म करके रियलाइजेशन में भेज दिया। तो चाहे कोई असेट को बेच रहे हो, चाहे किसी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट ही यूज होने वाला है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन। अब जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग सीख लो। सर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से? बैंक की वजह से। तो रियलाइजेशन अकाउंट में मैं कहां पे लिखने वाला हूं? बाय बैंक। क्या लिखने वाला हूं मैं? यहां पे लिखूंगा बाय बैंक। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए तुम यहां लिख सकते हो कि भैया हमने मशीन नाम के असेट को बेचा, हमने मशीन नाम के असेट पे बेचा। सर मशीन थी 1,00,000 की, हमने बेची 1,20,000 की। सर हमको तो 20,000 का प्रॉफिट हो गया, बट प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो भूल जाओ दिमाग में। पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, अगर मशीन बिक रही है तो जितने में वो बिक रही है वो अमाउंट लिख देना। अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस यहाँ पे ओवरऑल निकल के आ जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली जितने में भी वो बिक रही है उस अमाउंट पे यहाँ पे लिखना है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट या फर्नीचर है, फर्नीचर था हमारा 80,000 का, हमने बेच दिया केवल 60,000 में। कितने में? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली 60,000 रुपए लिख देंगे, खत्म। सर 20,000 का लॉस है, अपने आप निकल के आ जाएगा लॉस। लास्ट में कोई प्रॉफिट होगा कोई लॉस होगा, अपने आप निकल के आ जाएगा और वो बट जाएगा किनमें? पार्टनर्स के बीच में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहाँ पे एक पॉइंट टू रिमेंबर और है, चैप्टर 2, 3, 4 में गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज, यहाँ पे केवल एक रेशियो है, रियलाइजेशन अकाउंट के प्रॉफिट या लॉस को उसी में बांटना है। यहां तक चीजें समझ आई? अब कई बार क्वेश्चन तुमको क्या बोलेगा, फर्नीचर नाम का एक असेट है, मशीन नाम का असेट है, हमने इतने में बेचा। मान लो एक असेट था हमारा कंप्यूटर नाम का, क्या था? एक पार्टनर है, ए नाम का पार्टनर ने बोला कि भैया ये कंप्यूटर मुझे बहुत पसंद है, तो ये मेरे बच्चे को पढ़ाई के लिए चाहिए, इस कंप्यूटर को मैं ले जाता हूं। तो हम बोलेंगे ठीक है भाई, बेचने की बजाय तू लेके चल जाए इस कंप्यूटर को। तो हम यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, बाय बैंक के बजाय, बाय बैंक के बजाय, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। हम बाय बैंक के बजाय सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल, या ए नाम का बंदा लेके गया तो मैं क्या यूज करूंगा, बाय एस कैपिटल अकाउंट। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए तुम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो कंप्यूटर। क्या लिखोगे? कितने का वो लेके गया उतनी अमाउंट पे हम उसको लिख देंगे।
जल्दी जल्दी जल्दी। छोटे बैग एक बार के लिए स्टॉप होगी के करके देख लो, वापस रिज्यूम हो। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है कि हमने असेट को बेचा तो हम क्या लिखेंगे? बाय बैंक। और अगर बेचने के बजाय कोई पार्टनर लेके चल जाए तो सिंपली बैंक की बजाय क्या आ जाएगा उसका? बाय एज कैपिटल अकाउंट। और तुम्हारी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए कंप्यूटर। नाउ पॉइंट टू रिमेंबर एक और, अगर मान लो यहां पे तो एक पार्टनर लेके चले गया हमारे एसेट को, मान लो अगर कोई क्रेडिटर हमको बोले, मान लो कोई क्रेडिटर बोले कि यार ये जो आपका स्टॉक है ये मैं लेके चल जाता हूं, आप पैसा का पेमेंट नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, ये स्टॉक मैं लेके चल जाता हूं, तब उस केस में हम क्या करेंगे? मान लो क्रेडिटर है हमारा 1 लाख का, कितने का है? एक बैंक लोन है 5 लाख का, ठीक है, बैंक लोन है 5 लाख का, क्रेडिटर है 1 लाख का, स्टॉक है हमारा 1,30,000 रुपए का। पहला केस एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि बैंक लोन का पेमेंट करा, तो पेमेंट करेंगे तो हम कहां पे लिखेंगे? बेचेंगे तो बाय बैंक और पेमेंट करेंगे तो टू बैंक। तुम्हारी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बैंक लोन का पेमेंट कर कितना? 5 लाख रुपए। अगर कोई पार्टनर लेके जाएगा तो टू बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, भाई उसने पेमेंट कर। अगर मान लो कोई क्रेडिटर कहता है, कोई लायबिलिटी कहती है कि भैया आपका ये जो स्टॉक है 1,30,000 का, आप मुझे पैसे मत दो, आप मुझको ये स्टॉक दे दो, तो हम उसका क्या करेंगे बताओ? यहाँ पे पार्टनर के नाम से थोड़ी ना बोल रहा है। नो एंट्री। बहुत बढ़िया। तो पॉइंट टू रिमेंबर क्या है ध्रुव और बाकी सब लोगों के लिए, कि जब भी कोई लायबिलिटी किसी असेट को ले जाए तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं करनी। पर सर लायबिलिटी तो थी 1 लाख की और स्टॉक था 1,30,000 का, वो लॉस, चाहे लॉस में लेके जाए चाहे प्रॉफिट में लेके जाए, अल्टीमेटली इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, पार्टनर्स में बट जाएगा। तो पॉइंट टू रिमेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर हमारे लिए क्या हो गया कि जब भी कोई लायबिलिटी किसी असेट को ले जाए तो क्या करना है हमको? 5 स्टार, डू नथिंग। 5 स्टार का ऐड आता है ना, डू नथिंग, तो इसको इग्नोर करना है। अगर कोई लायबिलिटी ले जाए, चाहे प्रॉफिट में लेके जाए, चाहे सेम प्राइस पे लेके जाए, चाहे लॉस में लेके जाए, 5 स्टार डू। ठीक है, किटकैट लेके आना तू, तेरे बर्थडे का पेंडिंग है। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या करा? सन्ड्री असेट्स को लायबिलिटी को ट्रांसफर करा, असेट्स को हमने बेचना चालू करा। अब तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर तुम्हारा अमेंडमेंट भी है, तो अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर क्या है तुम्हारा? अमेंडमेंट। हमने बैलेंस शीट को क्लोज कर दिया। बैलेंस शीट को क्या किया? एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लिया असेट्स कितने में बिके। सर असेट्स को जितने में बिके हैं, असेट्स सोल्ड, हमने बाय बैंक करके एंट्री कर दी। सर कुछ ऐसे असेट्स भी तो होंगे ना जो बिके ही नहीं होंगे। जैसे हमारे क्या क्या असेट्स थे? हमारे असेट थे मशीन, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, गुडविल, कंप्यूटर। अब मान लो हमारा मशीन और फर्नीचर बिक गया, स्टॉक नाम का असेट, कंप्यूटर नाम का असेट, या कोई और हमारा असेट था इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, अगर ये नहीं बिके तो नया अमेंडमेंट ये है कि अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो भी हम उसको बेच देंगे। सर किस वैल्यू पे बेचेंगे? तो जो भी उसकी बुक वैल्यू होगी हमको उसको उसी पे बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब तुमने किया ना बाय बैंक, जब तुमने यहाँ पे बाय बैंक करा, मशीन फर्नीचर को बेचा, इसके अलावा जितने भी असेट्स हैं उनको भी बेच देना, चाहे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये नया अमेंडमेंट है, तो इसको गोल्डन से लिख देता हूं। मशीन फर्नीचर को हमने बेच दिया। इलेक्ट्रिकल फिटिंग नाम का एक हमारा असेट नहीं बिका था, तो उसको हम क्या करेंगे? बेच देंगे। इलेक्ट्रिकल फिटिंग को सर कितने पे बेचेंगे? इलेक्ट्रिकल फिटिंग मान लो था 60,000 रुपए का, तो 60 के 60,000 पे ही बेच दूंगा। बाकी चीज तो क्वेश्चन में गिवन होगी कितने में बेचना है, इसका कुछ भी नहीं गिवन था तो ऐसे ही बेच दूंगा। और कोई असेट होगा उसको भी लिख दूंगा। सर एक असेट बच रहा है, कौन सा? गुडविल। गुडविल नाम का हमारा असेट बच रहा है, तो गुडविल को मैं लिख रहा हूं रेड पेन से। कौन से पेन से? मैंने रेड पेन से क्यों लिखा बताओ? क्योंकि जितने भी असेट्स हैं अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेंशन्ड है या नहीं मेंशन्ड है, हमको बेचने हैं। बट अगर कोई इंटेंजिबल असेट है उसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई नहीं करती, तो हमको कौन से असेट्स को बेचना है? केवल और केवल
टेंजिबल असेट्स को। इंटेंजिबल असेट के बारे में अगर कुछ नहीं लिख रखा तो उसका कुछ भी नहीं करना। तो पॉइंट टू रिमेंबर लिख लो। अगर बैलेंस शीट आपने क्लोज कर दिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन में असेट्स सोल्ड की इंफॉर्मेशन है उनको बेच दो। और अगर कुछ टेंजिबल असेट्स, मैंने क्या लिखा है, टेंजिबल असेट्स, क्या मैंने गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट की बात करी? टेंजिबल असेट्स के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा, नो इंफॉर्मेशन गिवन, नो इंफॉर्मेशन गिवन, फिर भी हमको उनको बेचना है, फिर भी हमको उनको बेचना है। यहां पे लिख देता हूं बाय बैंक। किस पे बेचना है? उनकी बुक वैल्यू पे। किस पे? सर गुडविल, बाकी के इंटेंजिबल असेट का क्या करेंगे? तो इंटेंजिबल असेट का ट्रीटमेंट सिंपल है। अगर इंटेंजिबल असेट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, इफ गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में उनके सेलिंग की इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम उसको बेचेंगे, नहीं तो इग्नोर कर देना। इफ गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन तब तो करेंगे सेल, अदरवाइज इग्नोर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर था, ठीक है? आया समझ? सर फिर लायबिलिटीज का क्या होगा? लायबिलिटीज का भी सेम ट्रीटमेंट है। या तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगा, बैंक लोन को पे करा, क्रेडिटर्स को पे करा, क्रेडिटर्स ये लेके चले गए, क्रेडिटर्स को कोई पार्टनर ने बोला मैंने पे करा है। सर किसी लायबिलिटी के बारे में कहीं पे भी नहीं लिख रखा कि उसका क्या करना है, तो भी हम उसको पे ऑफ करेंगे, तो भी हम उसको पे ऑफ। इफ नथिंग मेंशन्ड, इफ नथिंग इन क्वेश्चन अबाउट लायबिलिटीज पेमेंट, अगर लायबिलिटी के पेमेंट का कुछ नहीं लिख रखा तो भी हमको क्या करना है, उसको पे ऑफ। स्टिल टू बी पेड, स्टिल टू बी, कितने पे करेंगे? उसकी बुक वैल्यू पे। बैंक लोन था 5 लाख का, क्वेश्चन बोल रहा है 6 लाख में पे करा, उतने में ही करेंगे। क्रेडिटर के बारे में सर कुछ लिख ही नहीं रखा, तो जो भी उसकी बुक वैल्यू है हम उसी पे उसको पे ऑफ करने वाले हैं। तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट 3 इंफॉर्मेशन क्या हो गई? सबसे पहला तो अगर कोई लायबिलिटी किसी असेट को लेके चल जाए तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होने वाली। दूसरा, आपने बैलेंस शीट को क्लोज कर दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन में असेट्स को बेचने के लिए दे रखा है, बेच दो। सर जिन असेट्स के बारे में कुछ भी नहीं लिख रखा तो उन टेंजिबल असेट्स को भी बेचना है। किस पे बेचना है? उनकी बुक वैल्यू पे। पर अगर इंटेंजिबल असेट्स है और उनके लिए लिख रखा है कि गुडविल को कोई पार्टनर लेके गया या हमने इतने में बेचा, तो वो कर दो। अगर कुछ भी नहीं ले रखा तो उसको इग्नोर करना है, उसको नहीं बेचना है हमको, ठीक है? उसको आया, समझ आया? अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, है ना? गुडविल को, हाँ, अगर दे रखा है कि भैया इसको बेचा तो बेचेंगे, नहीं तो उसको बस लिख के छोड़ देंगे, है ना? एक बार रोक दे, बताना पड़ेगा ना ऑनलाइन ऑडियंस को भी क्या। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं ऑनलाइन ऑडियंस। हाँ, तो अपना एक क्वेश्चन है अपने सामने, जो भी अभी तक अपन ने पॉइंट्स टू रिमेंबर देखे, अपन को सिंपली सारे पॉइंट्स टू रिमेंबर को अप्लाई करना है। मैंने क्या बताया था कि अपना बिजनेस बंद हो रहा है तो हम इन सारे असेट लायबिलिटी को एक कबाड़ में डाल देंगे और बेचना चालू करेंगे। वो कबाड़ का नाम क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट पूरी की पूरी खत्म हो जानी चाहिए। कुछ चीजें जाएगी रियलाइजेशन में, कुछ पार्टनर्स कैपिटल में, कुछ कैश एंड बैंक में, और एक पार्टनर्स लोन अकाउंट नया पॉइंट टू रिमेंबर है तुम्हारे लिए, ठीक है? वो क्वेश्चन के साथ साथ में बताऊंगा क्या होता है। तो चलो कबाड़ में डालना स्टार्ट करते हैं, बैलेंस शीट को पूरा का पूरा खत्म करना है। तो सर ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है? सर डेबिट बैलेंस होता है। जब भी हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? टू सन्ड्री असेट्स। अब हमको क्वेश्चन में सन्ड्री असेट्स क्या क्या दे रखे हैं एक बार बताओ, खुद भी साथ साथ में क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो सर। सबसे पहला तो कैश, तो हमने पहला ही पॉइंट रिमेंबर किया था, कैश को रियलाइजेशन में नहीं भेजना, अलग से एक कैश अकाउंट बनेगा और वहां पे भेजने वाले हैं हम कैश को। क्या बैलेंस है हमारा? हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैलेंस? 25,000। इसके अलावा दूसरा सेट क्या है? डेटर्स। कितने के हैं डेटर्स? 42 के। ध्रुव बता कितने भेजूं डेटर्स में? 42।
या 36,000? 36 बोल दिया था, 42,000 है ना, क्योंकि ये कहां पे भेजना है प्रोविजन को, इस तरफ। इसके अलावा और क्या है हमारा, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, सारा लिख दो, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, क्या क्या अमाउंट है, 12,000, 18,000 और 39,000। सर ये जो है दियाज लोन अकाउंट, इसको भी भेज दें तो अपना पॉइंटर रिमेंबर क्या है, कभी भी किसी भी पार्टनर का लोन दे रखा हो, कभी भी किसी भी पार्टनर का लोन दे रखा हो तो वो कभी भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, चाहे वो असेट साइड पे दे रखा हो चाहे से वो लायबिलिटी साइड में दे रखा हो। सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो जब भी लायबिलिटी साइड पे पार्टनर्स लोन अकाउंट है, यानी कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और फर्म को उसको वापस से चुकाना है, फर्म की क्या है, लायबिलिटी। बट अगर असेट साइड पे, यानी कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था और फर्म को पार्टनर से पैसे लेने, चाहे कोई सा भी लोन हो, असेट साइड वाला हो या फिर क्रेडिट लायबिलिटी साइड वाला हो, दोनों ही ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे, अलग से अकाउंट बनाया जाएगा। तो दियाज लोन अकाउंट को मैं रियलाइजेशन में नहीं भेजूंगा, मैं क्या करूंगा, एक अलग से अकाउंट बनाऊंगा, दियाज लोन अकाउंट। क्या बनाऊंगा, दियाज, कितना बैलेंस है, असेट साइड पे लिखा है, यानी कि डेबिट बैलेंस है, मैं यहां पे लिख दूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है, 2,000 रुपए। अब चलते हैं लायबिलिटीज के ऊपर, हमारी लायबिलिटीज क्या क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, रियाज लोन, जनरल रिजर्व, और ये लायबिलिटी मुझे एक ही दिख रही है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। क्या क्या है हमारी लायबिलिटी, एक तो क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं, 60,000। इसके अलावा एक ध्रुव तेरे लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने अमाउंट, 6,000 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट सर, सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, रियाज लोन अकाउंट। सर आपने अभी भी बताया था जब भी किसी पार्टनर का लोन हो तो हमको कहां पे भेजना है, तो मैं एक अलग से अकाउंट बनाऊंगा, रियाज लोन अकाउंट, अलग से एक अकाउंट बनाऊंगा रियाज, और मैं वहां पे भेजूंगा। लायबिलिटी साइड पे यानी कि कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने रुपए, 15,000 रुपए। नाउ पॉइंट टू रिमेंबर, यहाँ पे दियाज लोन अकाउंट, रियाज लोन अकाउंट दे रखा है, तो हम सीख गए कि सर पार्टनर का लोन अकाउंट देख रहा है, कभी भी रियलाइजेशन में नहीं भेजना है, अलग से अकाउंट बना देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा, ये जो रिया है, रियाज हस्बैंड अकाउंट, और ज्यादातर ए एक्स नाम के बंदे होंगे, एज वाइफ लोन अकाउंट। तो अगर ए का लोन अकाउंट है तो अलग से अकाउंट बनेगा, बट अगर ए की वाइफ का लोन है तो उसको रियलाइजेशन में भेजना है, वो बाकी की लायबिलिटी की तरह, जैसे बैंक लोन है वैसे ही ए की वाइफ का लोन है। तो कंफ्यूज करने के लिए वाइफ का, हस्बैंड का, स्पाउस का लोन दे दो तो क्या करना है, रियलाइजेशन में भेजना है, केवल पार्टनर का लोन अलग से जाएगा। नहीं दोनों नहीं होगा यार, हाँ उसने दे भी रखा है ले भी रखा है, अलग अलग पार्टनर होगा। जैसे ये क्या है, रियाज लोन है और यहाँ पे दियाज लोन है ना। ठीक है, अब क्या बचा हमारा, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व हम आप तो अब मैंने क्या बताया था कि सर जनरल रिजर्व पार्टनर्स की होते हैं, तो ये कैपिटल कहाँ पे जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल में, वैसी जनरल रिजर्व भी कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या नाम है हमारे पार्टनर्स का, रिया और दिया, एक तो आगे रिया और एक दिया। रिया और दिया, कैपिटल भेज रहा हूं, क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी है, कितना आएगा, 30,000, और जनरल रिजर्व सर यहीं पे भेज देंगे, बाय जनरल 7,500। अब सर जनरल रिजर्व कितना भेजेंगे, तो जनरल रिजर्व पार्टनर्स का है, तो उनके जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 7,500 डिवाइडेड बाय 2, 3,000। अच्छा 15,000 है क्या, मैं यही देख रहा था किस किस का ध्यान है 7,500 और 7,500, ठीक है।
सर जनरल रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो मैंने क्या बताया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में, जब इन्वेस्टमेंट सामने हो तो इसको कहां पे भेजना है, रियलाइजेशन अकाउंट में। और इसको रट भी सकते हो क्योंकि तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में, इसमें सब में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जहां पे भी है सामने इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को तुम पॉइंट टू रिमेंबर याद कर सकते हो कि भैया ये बाकी की रिजर्व्स की तरह पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा, इसको कहां पे भेजना है, रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में भेजूंगा तो क्रेडिट साइड पे लिखूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितना था हमारा अमाउंट, 2000। अब एक पॉइंट टू रिमेंबर और देख लो, ये जो दो अकाउंट मैंने लिखे हैं ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इनके अलावा एक और अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन तीनों का केवल एक ट्रीटमेंट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखे जाते हैं, और कुछ भी नहीं करना, ना तो पे ऑफ करना है ना कहीं और भेजना है, केवल क्रेडिट साइड पे लिख के छोड़ देना, आंख बंद कर देना, खत्म। और इनका कोई भी ट्रीटमेंट, बाकी सब चीज का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, डेटर्स बिके नहीं है तो बेचना पड़ेगा, लायबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ेगा, इनको केवल क्रेडिट साइड पे लिखना है और कुछ भी। अब चलो नेक्स्ट पे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, रियाज कैपिटल हो गया, दियाज कैपिटल हो गया। क्या मैं सारे अकाउंट क्लोज कर चुका हूं, कुछ चले गए रियलाइजेशन में, कुछ पार्टनर्स कैपिटल में, और कैश को कहां पे भेज दिया मैंने, कैश एंड बैंक अकाउंट में, यानी कि हमारी बैलेंस शीट खत्म हो गई, सारी की सारी चीजें कबाड़ में जा चुकी है। अब हम क्या करेंगे, बिजनेस बंद हो चुका है, जो कबाड़ में सामान पड़ा हुआ है उनको बेचना चालू करेंगे, जो हमसे पैसे मांगते हैं, हमारा बैंक लोन है, उन सबको पेमेंट करेंगे और असेट को बेचना चालू करेंगे, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में भी हो, कैसे भी हो हम बेचना चालू करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन के ऊपर आना है। अब इन एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो, फर्म वाज डिसॉल्व्ड, और फिर क्या क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम द प्लांट एंड मशीनरी एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड द बैलेंस इन, क्रेडिटर्स का हमने कितने के क्रेडिटर्स, 60,000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं, इनका हमने पेमेंट करा, कैसे, हमने इनको बोला भैया प्लांट एंड मशीनरी ले लो, वो बोले भैया कुछ तो प्लांट एंड मशीनरी दे दो और बचा हुआ हमको पैसा भी चाहिए। तो मैंने पॉइंट टू रिमेंबर लिखाया था, जब भी कोई लायबिलिटी किसी असेट को ले जाए, चाहे डिस्काउंट पे प्रॉफिट पे, इग्नोर करना, 5 स्टार, डू तो हमारा असेट कितने का है, प्लांट एंड मशीनरी, क्रेडिटर्स को हमने ये दे दिया, पर कितने में दिया, 10% डिस्काउंट पे, यानी कि 39,000 की चीज को, 39,000 की चीज को हमने कितने पे दिया उनको, 39,000 का 10% करो है 35,100, तो हमने 35,100 पे दे दिया। सर बाकी का क्या करा, बाकी के क्रेडिटर्स का पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी के क्रेडिटर्स का पेमेंट करना पड़ेगा, तो बाकी के क्रेडिटर्स के लिए हम क्या करेंगे, करेक्ट, टू बैंक या कैश, और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिख लो क्रेडिटर्स। सर पर अमाउंट में क्या लिखे, तो अमाउंट में लिखो 60,000 के क्रेडिटर थे, पर कुछ को प्लांट एंड मशीनरी दे दी 39,000 की 10% के डिस्काउंट पे, यानी कि 35,100 रुपए पे, कितने रुपए बचे बताओ, 60,000 माइनस 35,100, 24,900, इसका हम क्या कर देंगे, पेमेंट, यहाँ पे हम क्या कर देंगे 24,900। सर जो प्लांट एंड मशीनरी दी उसका भी तो कुछ लिखेंगे क्या यहाँ पे, अगर लायबिलिटी कोई असेट को ले जाए, क्रेडिटर कोई असेट को ले जाए, उसको इग्नोर करते हुए चले, नहीं बनाना ही नहीं है, इग्नोर करना है हमको, तो बनाना ही रियलाइजेशन अकाउंट और वो सब है, तो कुछ भी नहीं करना उसको। आया, समझ आया। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, रियाज लोन वाज पेड विद इंटरेस्ट ऑफ 500। अब कल ये जयश्री का डाउट भी आया था, कल ये जयश्री का डाउट भी आया था कि सर अगर पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट होता तो कल मैंने तुमको रोका था, आप समझना मैंने क्यों रोका था। मैं तुमको एक जर्नल एंट्री बताऊंगा, पहले इस पॉइंट को अच्छे से समझना। रिया का लोन है, रिया ने लायबिलिटी साइड पे, यानी कि फर्म को उसको रीपेमेंट करना है, कितने का, 15,000 का, साथ साथ में उसको इंटरेस्ट भी देना है। तो आइडियली क्या होता था, हमारी एंट्री होती थी इंटरेस्ट ऑन रियाज लोन, इंटरेस्ट ऑन रियाज लोन टू कैश, या फिर टू रियाज लोन को हम बढ़ा देते थे, टू कैश कर देता हूं। बट अब क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा बिजनेस बंद हो गया है, क्योंकि हमारा बिजनेस बंद हो गया है,
तो अब इंटरेस्ट ऑन रियाज लोन अकाउंट नाम की कोई चीज आ ही नहीं सकती, ना मशीन अकाउंट कोई चीज आएगी, बिल्डिंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन रियाज कोई अकाउंट नाम की चीज ही नहीं है। सारे असेट बिके, चाहे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करे, चाहे कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट करे, चाहे कोई अनरिकॉर्डेड असेट को बेचे, सब केसेस में हमको रियलाइजेशन अकाउंट को यूज करना है। तो ये वाले अकाउंट के बजाय मैं कौन सा अकाउंट यूज करने वाला हूं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियाज लोन अकाउंट। उसके रिया के लोन को मैं बढ़ा दूंगा। तो ये जो मैंने रिया का लोन अकाउंट बनाया ना, यहाँ पे रिया का लोन अकाउंट 15,000 देने, यहाँ पे आता बाय इंटरेस्ट ऑन रियाज लोन, यहाँ पे क्या आता? बाय इंटरेस्ट। पर अब बिजनेस बंद हो चुका है, तो सारा का सारा पेमेंट लेन देन किससे किया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट से। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय रियलाइजेशन, कितना? 500 रुपए। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट आ रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में भी ट्रीटमेंट देना होगा इसका। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखूंगा? टू रियाज लोन अकाउंट, टू रियाज कितना अमाउंट? ये वो इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट अकाउंट नाम की कोई चीज नहीं बची, तो सारा पेमेंट रिया के रियलाइजेशन अकाउंट में। ये वाला पॉइंट समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डेटर्स रियलाइज 10% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। डेटर्स से कितना पैसा ड्यू था? क्या 36,000 ड्यू था? नहीं, डेटर्स से 42,000 था। ये तो एक प्रोविजन है कि यार कल को पेमेंट करे नहीं करे, इसलिए हमने बना रखा है। तो 42,000 के डेटर थे, हमने उनसे पैसा मांगा कॉल वॉल करके, बट कुछ ने बोला भाई नहीं दे रहा, कुछ ने बोला कि मेरे को डिस्काउंट चाहिए, तो मेरे को 10% कम मिला। तो हमको सिंपली यहाँ पे लिखना है बाय बैंक। क्या लिखना है यहाँ पे? डेटर्स नाम की कोई चीज नहीं बची, तो मैं रियलाइजेशन में लिखूंगा बाय बैंक। डेटर्स से कितना पैसा मिला? 10% कम। 42,000 के हमारे डेटर थे, 10% कम पैसा मिला, तो कितना रुपए मिला? यार तेरी कैलकुलेशन तो गजब हो गई। 37,800 ही है ना? सही है, निकाल लो है। 37,800। अब पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय रिया एट 7,000 रुपीज। स्टॉक कौन लेके चले गई? तो मैंने क्या बोला था? या तो बिके तो बैंक, और अगर कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो बैंक के बजाय, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय रियाज कैपिटल अकाउंट। बाय रियाज कैपिटल क्या लेके गई है? स्टॉक ले गई है। तो यहाँ पे तुम्हारी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए लिख लेना स्टॉक कितने का लेके गई है। सर पर एक बात बताओ, ये जो स्टॉक था ये कितने का था? 12,000 का था। सर ये केवल 7,000 में लेके गई, 5,000 का नुकसान है ना। जितने में भी बिक रहा है, जितने में भी बिक रहा है, जितने में भी पार्टनर लेके जा रहा है, सिंपली वो अमाउंट लिख देना। प्रॉफिट लॉस अल्टीमेटली निकल के आ जाएगा लास्ट में, और पार्टनर्स को भेज दिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? बाय रियाज कैपिटल अकाउंट। तो रिया के कैपिटल अकाउंट में भी तो शो करना पड़ेगा। तो रिया के कैपिटल अकाउंट में मैं क्या करने वाला हूं इसको? है बाय टू, बाय या टू? बताओ टू क्यों? अगर किसी को भी डाउट हो ना, तो सिंपली जर्नल एंट्री बना लिया करो इसकी। टू रियलाइजेशन, और क्या लेके गई है? स्टॉक। इसकी जो जर्नल एंट्री है वो बेसिकली थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है। जर्नल एंट्री बना लिया करो वहां रियलाइजेशन अकाउंट की। तुमने यहाँ पे लिखा है ना बाय रियाज कैपिटल, तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? रियाज कैपिटल। तो रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया। कितना अमाउंट डेबिट करा? अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे। इन्वेस्टमेंट रियलाइज 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू कितनी थी इनकी, और 80% रियलाइज करा, बता तक 14,000। सब शाउट आउट चाहिए तुम्हें वीडियो में। अब बताओ, ठीक है इन्वेस्टमेंट हो गया। अब एक बार चेक करो कि हमारे क्या क्या असेट्स है। हमारे क्या क्या असेट थे? एक तो था डेटर, सर इसका ट्रीटमेंट हो गया। एक था हमारा इन्वेस्टमेंट, क्या इसका ट्रीटमेंट हो गया? और क्या है हमारा? स्टॉक, क्या इसका ट्रीटमेंट हो गया? सर बिका नहीं है पर एक पार्टनर लेके चले गया। प्लांट एंड मशीनरी बिका, क्या इसका ट्रीटमेंट हुआ? हुआ है। क्रेडिटर्स लेके गए ना, क्रेडिटर्स लेके गए। बट तुम्हारा पॉइंट एकदम सही था, अगर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता ना, तो भी मेरे को इसको बेचना पड़ता। कितने में बेचना पड़ता? 39,000 रुपीज में। अगर टेंजिबल असेट्स को रियलाइज नहीं किया गया है तो भी तुमको उसको बेचना है। अगर लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं किया गया तो भी उसको पेमेंट
करना है। टेंजिबल गुडविल को, तो हमारे सारे एसेट्स खत्म हो चुके हैं, क्या हमारी सारी लायबिलिटीज हो गई? सर क्रेडिटर्स तो हो गई, पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बचा है। तो पॉइंट टू रिमेंबर क्या है हमारा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये सिंपली रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आते हैं और कुछ भी नहीं होता इनका, और कुछ भी नहीं करना। तो हमारा पूरा रियलाइजेशन अकाउंट खत्म हो चुका है। एक चीज बची हुई है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 वर पेड बाय। अब क्या होता है रियलाइजेशन एक्सपेंस? हमने ये कबाड़ का अकाउंट बना रखा है, तो अब ये कबाड़ के अकाउंट के कुछ खर्चे भी होते हैं आने जाने के, कबाड़ का जो स्टॉक हमने जो रूम ले रखा है उसके रेंट वगैरह देने का, तो वो खर्चा भी तो हमारा ही है। अगर हमारा खर्चा हो रहा है तो वो भी हमारा ही खर्चा है कि भाई, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में डालते। तो अगर हम पे ऑफ करते तो मैं टू बैंक लिख देता यहाँ पे, बट वो किसने पे करा है? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? करेक्ट, टू दियास कैपिटल अकाउंट, कि भाई दिया को वापस दे दिया जाएगा ये पैसा, उसने पे ऑफ करा है ना। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है इसका? वैसे एक अलग से क्लास होगी, वो जो 4 बॉक्स बनवाए थे ना मैंने, बॉन्ड बाय, पेड बाय, वो अलग से क्लास में उसमें आ जाएगा। 600 आ गया। अब दिया के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा बताओ? डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि उस रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा। एंट्री बना दिया करो, है ना यहाँ पे। वेरी गुड। यहाँ पे तुम्हारे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए कितने रुपए हैं ये? 600 रुपए। क्या हमारा पूरा अकाउंट खत्म हो गया? अब तुमको अकाउंट्स को क्लोज करना चालू करना है। सबसे पहले बंद करते हैं हम हमारे रियलाइजेशन अकाउंट को। अब एक बार मेरे को टोटल में तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, जल्दी जल्दी बता दो। ये सन्ड्री असेट्स और सन्ड्री लायबिलिटीज को हमने सेंड ऑफ करा था, तो सन्ड्री असेट्स का टोटल क्या है? गलत मत बता देना। 18 प्लस 12 30,000, 30 प्लस 42 72, 72 प्लस 30 1 लाख, 2 और 9 1 लाख। इसका टोटल क्या है? 68 है ना? तू गलत करवाने में है। और इसका टोटल बताओ, चलो कैलकुलेटर पे कर लो। 37,800 और 14,400, 38 52 के 38,200 और 14,000 52,000। ठीक है, ये सारा अपना पेमेंट हो गया। अब चेक करो कौन सी साइड ज्यादा है। अगर ये वाली साइड ज्यादा हुई, क्रेडिट साइड अगर ज्यादा हुई तो प्रॉफिट हुआ है, और अगर डेबिट साइड ज्यादा हुई तो क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो चेक करो ये वाली क्या आ रहा है? 1 लाख, और ये वाली साइड ये 1,37,200। हाँ ये वाली कम आ रही है, तो 1,37,000 ये आ रही है। ये वाली साइड शॉर्ट है, तो क्या हुआ है हमको? लॉस। सर ये लॉस का क्या करेंगे? तो भैया कबाड़ का जो लॉस हुआ है तो वो बिजनेस के जो पार्टनर्स है वही बियर करने वाले हैं, तो हम इसको कहां पे भेज देंगे? पार्टनर्स बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर्ड टू, कौन कौन से पार्टनर है हमारे? रिया। कितना लॉस है? 9,000 कुछ 9,800। कितना कितना हो गया लॉस? हाफ डिवाइड हो जाएगा। 4,900 इसका और 4,900 इसका। कहां पे भेजूंगा इसको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे क्या लिखूंगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू, और तुम्हारी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिख देना रियलाइजेशन लॉस। रियलाइजेशन, अगर मान लो प्रॉफिट होता तो कहां पे आता? प्रॉफिट होता तो यहाँ पे आ जाता, और लॉस है तो यहाँ पे आ गया। वो टोटल गलत इसने बोला है उधर लेफ्ट साइड गलत है, ऐसे मत करो यार। दोनों का टोटल गलत देख 25,000, हाँ गलत तो है यार। ये 24,500 है ना अपना, 24,900 है, ये सही है। 24,900 प्लस 35,500 1,36,600। गलत होता नहीं 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 नहीं, ये 24,900 है। तुमने बुक से बताया होगा।
24,900 प्लस 600 कितना आ रहा है? हाँ हाँ सही है। 24,900 प्लस 600 25,500, 26,000, 26,000 एकदम सही बताया। वेरी गुड देविका, शूट आउट तो दे देविका, ठीक है, शाउट आउट, शूट आउट भी बोलते हैं उसमें क्या है? गोली से मार दिया जाता शूट आउट नहीं बोलते क्या? है। नहीं ठीक है, अभी हमने रियलाइजेशन अकाउंट को भेज दिया। अब हम क्या करने वाले हैं? पार्टनर्स लोन अकाउंट को क्लोज करने वाले। दियाज लोन अकाउंट, दियाज, तो पार्टनरशिप फर्म को क्या करना है? इससे पैसे को पैसे ले पैसा लेना है। और रियाज लोन अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म को क्या करना है? इसको, तो इसको कितना पेमेंट करना है बताओ? 15,500 का। तो मैं सिंपली क्या करूंगा? बाय बाय टू बैंक अकाउंट, कितना? 15,500। अब यहाँ पे पेमेंट करा है तो बैंक अकाउंट में क्या इफेक्ट आएगा? यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय, ठीक है। तो अपना टॉपिक क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कल अपन ने देखा था कि बैलेंस शीट में अपने कैपिटल अकाउंट होगा, बहुत सारे रिजर्व होगा। कैपिटल अकाउंट को हमने कहाँ पे भेजा था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और ये रिजर्व्स को हमने कहाँ पे भेजा था? पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि ये रिजर्व्स भी किसके होते हैं सर? मालिकों के ही होते हैं, तो उन्हीं को देते हैं। बट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जिसका ट्रीटमेंट अलग होता है हमारे चैप्टर नंबर 5 में। अलग क्यों होता है? क्योंकि ये बाकी रिजर्व्स की तरह नहीं है, ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है। ये क्यों बनाया जाता है? ये बनाया जाता है हमारे वर्कर्स के लिए, कि अगर वर्कर का किसी का हाथ कट जाए, किसी का अस्थमा हो जाए, और वो हमको क्लेम करे कि भैया आपके काम करते करते हमारे ये हो गया, तो हमारे पास में उस टाइम पैसे होने चाहिए, तो हम रिजर्व में पैसा डाल के रख देते हैं वर्कर्स के लिए, कि अगर वर्कर्स क्लेम करें तो हम उनको पैसा। तो अगर वर्कर्स क्लेम करते हैं तो पहला हक उन वर्कर्स का बनता है इस रिजर्व के ऊपर। और अगर कोई भी क्लेम नहीं है तो जस्ट लाइक एनी अदर रिजर्व हम इसको भी पार्टनर्स में बांट देंगे। तो इसके टोटल 5 केसेस हो सकते हैं। टोटल कितने केसेस हैं? केस नंबर 1, बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 1 लाख रुपए का, और एडिशनल इंफॉर्मेशन जब आप पढ़ रहे हो तब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि वर्कर्स ने कुछ भी क्लेम। तो अगर वर्कर्स कुछ भी क्लेम नहीं कर रहे तो हम इसका क्या करेंगे? वर्कर्स ने क्लेम करा नहीं तो जस्ट लाइक एनी अदर रिजर्व हम इसको पार्टनर्स में बांट देंगे। अगर पार्टनर्स में बांटना है तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे बताओ? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं कहता हूं हमारे पार्टनर है टू ए, टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपए का हमारा रिजर्व था। सर किस रेशियो में बांटेंगे? जो भी रेशियो क्वेश्चन में तुमको गिवन होगा। यहाँ पे कोई भी सैक्रिफाइसिंग ओल्ड न्यू की तो दिक्कत है ही नहीं। मान लो रेशियो है 2:2:1 का, ए बी और सी का। तो 1 लाख में से 40,000 तो ए का, 40,000 बी का और 20,000 रुपीज सी का। अभी चलते केस नंबर 2 के ऊपर। केस नंबर 2 है जब बैलेंस शीट में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 1 लाख रुपए का, पर जब तुम एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हो, तो तुम वहां पे पढ़ते हो कि वर्कर्स ने क्लेम कर रखा है आपसे 60,000 रुपए का। कितना क्लेम कर रखा है? तो हमारा पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि उन वर्कर्स को क्लेम को पूरा करें। अगर कुछ रिजर्व बचता है तो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो वर्कर्स को क्लेम को अगर हमको पूरा करना है तो हमको इस रिजर्व को भेजना पड़ेगा कहां पे? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इस बार वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में ना जाने के बजाय कहां पे भेजना होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। कितना भेजना होगा? 60,000। जितना भी उनका क्लेम है हम उतना कहां पे भेज देंगे? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 60,000 रुपए। सर बचे हुए 40,000 का क्या करेंगे? बचे हुए 40,000 हम पार्टनर्स में बांट देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं कह देता हूं टू ए,
टू बी और टू सी। सर किस रेशियो में? वही 2:2:1 में। तो 40,000, 16,000 ए का, 16,000 इसका और 8,000। सर क्या केवल ये दो ही एंट्री होगी? तो इसमें दो नहीं, इसमें 3 एंट्री होगी। अभी मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को 60,000 को यहाँ पे भेजा है। अब मेरे को पेमेंट भी तो करना है सर। किस चीज का? जो उन्होंने क्लेम करा है मैं उनको पे भी करूंगा। जो उन्होंने क्लेम करा है ना 60,000 का, तो मैं उनको पे करूंगा। सर हम किसको पे कर रहे हैं? हम पे कर रहे हैं वर्कर्स को, जो जिन्होंने क्लेम किया था। तो पैसा जा रहा है तो ये तो क्रेडिट होगा टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे वर्कर का अकाउंट डेबिट होना चाहिए, बट ऐसा तो कोई अकाउंट रहा ही नहीं। सारा पेमेंट का लेन देन चाहे आ रहा है चाहे जा रहा है, कहां से होता है? तो ये वाली एंट्री है उनको पे करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये 3 एंट्री होगी हमारे सेकंड वाले केस में। आया समझ? पहले वाले केस में कोई भी क्लेम नहीं था, पार्टनर्स में बांट दिया। दूसरे वाले केस में 60,000 रुपए का क्लेम था, तो 60,000 का रिजर्व को भेजा रियलाइजेशन में और उनको पेमेंट कर दिया 60,000 का। बचे हुए 40 वही पार्टनर्स का, उनके प्रॉफिट शेयरिंग। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड क्या है हमारा? केस नंबर थर्ड है कि आपको बैलेंस शीट में रिजर्व दे रखा है 1 लाख रुपए का, और जब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हो तो वहां पे आपको पता लगता है कि वर्कर्स ने क्लेम कर रखा है 1 लाख का ही। रिजर्व भी 1 लाख का था और वर्कर्स ने भी कितना क्लेम कर रखा है? तो इस केस में हम क्या करेंगे बताओ? वेरी गुड, हम पूरा का पूरे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कहां भेज देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। ये वाली एंट्री है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भेजने की। जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भेजा था, वैसे ये वाली एंट्री क्या है? भेजने की, 1 लाख रुपए। इसके अलावा एक एंट्री हमको और करनी पड़ेगी। ये किसकी एंट्री है? उनको पेमेंट करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1 लाख 1 लाख। सर पार्टनर्स को कुछ बांटेंगे, कुछ बचा ही नहीं तो अब कहां से बांटेंगे? अगर कुछ बचा ही नहीं तो अब हम कहां से बांटेंगे? 1 लाख का रिजर्व था और 1 लाख का क्लेम आया, उनको पैसा दे दिया, कुछ रिजर्व हमारा बचा ही नहीं। केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या है? आपको बैलेंस शीट में, मान लो आपको बैलेंस शीट में रिजर्व दे रखा है 1 लाख रुपए का। कितने का है? बट वर्कर्स ने जो क्लेम करा, सर ये क्लेम कहां पे होगा? एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है वर्कर्स ने क्लेम करा 1.5 लाख रुपए का। कितने का क्लेम कर दिया? सर इस केस में हम क्या करें? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू। सर कितना ट्रांसफर करें? 1.5 लाख तो मैं ट्रांसफर कर ही नहीं सकता ना। 1.5 लाख तो मैं ट्रांसफर, तो पहले तो ट्रांसफर करो एक बार, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन। कितना ट्रांसफर करोगे? 1 लाख, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा तो है ही नहीं ना, तो पहले तो इसको ट्रांसफर कर दो। अब मैं कह रहा हूं एक बार इनको पेमेंट करके देख लो। पेमेंट कितने का होगा? 1.5 लाख का। भाई आप, उन्होंने क्लेम कितने का किया है? 1.5 लाख का, तो उनको 1.5 लाख का पेमेंट करना है। अब वो पेमेंट हम कैसे करेंगे? हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है, तो पहले तो उसको ट्रांसफर की एंट्री करी। अब एक बार पेमेंट की एंट्री कर दो। पेमेंट की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट की एंट्री है। सर कितना? 1.5 लाख रुपए। तो सर 50,000 हमने कहां से करा? 50,000 कौन बियर करेंगे? पार्टनर्स बियर करेंगे। बट एक बात समझो, रियलाइजेशन अकाउंट में मैं इसको ऑलरेडी अगर भेज चुका हूं, जो बड़ा वाला क्वेश्चन है मैं इसको ऑलरेडी भेज चुका हूं, तो रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उस पर अल्टीमेटली इफेक्ट आ जाएगा। जो 50,000 इधर ज्यादा डेबिट होगा तो वो अल्टीमेट इफेक्ट पार्टनर्स ही लेंगे। वो कौन से रेशियो में? 2:2:1 में। तो अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्टीमेट इफेक्ट तो आ ही जाएगा ना। आपने 1 लाख को भेजा और इधर 1.5 लाख का पेमेंट करा। अब केस नंबर 5 समझना, नहीं आएगा है ना। अब केस नंबर 5 समझना। केस नंबर 5 में आपको बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम की कोई चीज दे ही नहीं रखी, केवल जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ही नहीं। पर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐसा कह दिया कि भैया वर्कर्स ने हमसे क्लेम करा है और हमको उनको पेमेंट करना है। वर्कर ने क्लेम करा है और हमको पेमेंट करना है कितने का? मान लो 50,000 रुपए का। तो फिर केवल, हाँ ये नॉर्मल पेमेंट है भाई। बैंक लोन का पेमेंट करते हो, कहां से करते हो? सर रियलाइजेशन टू बैंक।
क्रेडिटर्स का पेमेंट करते हो, कहां से करते हो सर? रियलाइजेशन टू बैंक। वैसे ही सिंपली यहाँ पे आपको एक ही एंट्री करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। हाँ तो भेजा नहीं है हमने, पार्टनर्स बियर करेंगे। यहाँ पे भी 1 लाख ही था, 50,000 ज्यादा पेमेंट है, कौन बियर करेगा? पार्टनर्स बियर करेंगे। यहाँ पे कुछ है नहीं तो भी लॉस है, पार्टनर्स बियर करेंगे, करेक्ट। कोई एसेट ज्यादा में बिकेगा, वहां से सेट ऑफ हो जाएगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस सब मिला मिलू के किसका है? पार्टनर्स का ही। तो टोटल हमने कितने केसेस देखे, आया समझ? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का चैप्टर नंबर 5 में सिंपल सा ट्रीटमेंट है। बैलेंस शीट में अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है तो पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेना। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो भैया कोई क्लेम नहीं है, जस्ट लाइक एनी अदर रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में भेज दो। बट अगर कोई क्लेम है तो पहले उस क्लेम को चुकाना होगा, जितना वो क्लेम है उतना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन में, और जितने का क्लेम है उसका पेमेंट भी कर दो। सर अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कुछ पैसा बच गया तो वो पार्टनर्स बांट लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर ज्यादा का है तो भी पूरा का पूरा भेज दो और पूरा का पूरा पेमेंट रियलाइजेशन टू बैंक। ये क्या थे हमारे टोटल केसेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हमारे चैप्टर नंबर 5 का सबसे हार्ड टॉपिक मान सकते हो। कई बार केवल जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आ जाता है, तेरे एग्जाम में आया भी था शायद अभी, है ना? केवल जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री मांगते हैं। या फिर तुम्हारे बड़े क्वेश्चंस में भी इसका बीच बीच में क्वेश्चंस में ट्रीटमेंट आएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस को हमने बियर करा या पार्टनर ने बियर करा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, है ना, और सबसे हार्ड यही है। अब इस टॉपिक को इजी बनाने के लिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए। इन चीजों का तुमको ध्यान रखना है, अगर ध्यान रखोगे आसानी से सारी की सारी जर्नल एंट्रीज होगी। अभी हम ये ट्रिक को देखते हैं, उसके बाद में हम एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं, पूरे के पूरे सारे केसेस करने वाले हैं इसके। ट्रिक क्या है? क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना, कौन बॉन्ड कर रहा है और कौन पे कर रहा है। सर बॉन्ड का मतलब है बियर करना। जैसे तुम्हारी स्कूल की फीस है, तुम्हारी स्कूल की फीस तुम जाके स्कूल में पे करके आए, हाँ सर हमने पे करी, पर बॉन्ड किसने करी? सर वो तो मम्मी पापा ने करी है। पेरेंट्स बॉन्ड कर रहे हैं पर पे कौन कर रहे हैं? हम लोग। और पापा ही अगर स्कूल में जाके फीस पे करके आए तो पेड बाय पापा एंड ऑल्सो बॉन्ड बाय पापा। ऐसे ही हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब होता है हमारा बिजनेस बंद हो चुका है, तो उस बिजनेस बंद करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट खोला, तो किसी किसी बंदे को कोई सैलरी भी देनी होगी, कोई रूम रेंट पे लेना होगा, कई सारे खर्चे होने वाले हैं। तो उन खर्चों को कौन बियर कर रहा है और कौन पे कर रहा है, उस हिसाब से हमारी एंट्री होने वाली है। तो ध्यान रखना, अगर कोई खर्चा फर्म बियर कर रही है, अगर कोई भी खर्चा फर्म बियर कर रही है, तो जो अकाउंट डेबिट होगा वो अकाउंट डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट। क्या अकाउंट डेबिट होगा? और अगर कोई पार्टनर उसको बियर कर रहा है, सर पार्टनर भी बियर करता है, पार्टनर भी बियर कर सकता है, तो हम क्या डेबिट करेंगे? स्पेसिफिक नाम दे रखा हो, एक्स नाम के पार्टनर ने बियर करा, तो उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगर पेड बाय फर्म है तो जो हम अकाउंट यूज करेंगे वो कौन सा होगा? टू बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट क्या करना है? क्रेडिट। ये क्या करना है? और अगर पेड बाय पार्टनर है, अगर पेड बाय, तो हम जो अकाउंट यूज करेंगे वो क्या होने वाला है? टू पार्टनर्स कैपिटल। इसको क्या करेंगे हम? अच्छा चलो सर ठीक है, ये आपने ट्रिक बताई, बट कुछ समझ नहीं आया डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन तुमको क्या बोलेगा? क्वेश्चन बोलेगा रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 1000 रुपए बॉन्ड बाय फर्म एंड ऑल्सो पेड बाय फर्म। बॉन्ड बाय फर्म एंड ऑल्सो, तो तुम क्या जर्नल एंट्री करोगे? तुमको जर्नल एंट्री करनी होगी कि सर बॉन्ड बाय फर्म, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और पेड बाय फर्म है तो यानी कि टू बैंक अकाउंट। अच्छा सर आप ऐसी एंट्रीज की बात कर रहे हो क्या? चलो फिर तो सर एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं पूरा पूरा, और सारे के सारे हम केसेस देख लेंगे इसमें ना। एकदम एक्सटेंसिव क्वेश्चन करा रहा हूं, इसके अलावा और कोई केस नहीं आने वाला तुम्हारा। बस ये ट्रिक को ध्यान में रखते हुए चलना है, सारे के सारे केसेस हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को इस तरफ ही रखता हूं ना। ट्रिक क्या है हमारी? अगर बॉन्ड बाय है तो रियलाइजेशन अकाउंट, और बॉन्ड बाय पार्टनर है तो पार्टनर्स कैपिटल। पेड बाय
फर्म है तो टू बैंक, और पेड बाय पार्टनर है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो पढ़ो, देखो पहली एंट्री जरा। हाँ, एक चीज बताना मैं भूल गया सर, मान लो अगर बॉन्ड और पेड नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन में बॉन्ड बाय और पेड बाय नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे? तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वो फर्म ही कर रहा है। इफ नथिंग मेंशन्ड इन क्वेश्चन, if nothing mentioned in question, तो हम क्या अज्यूम करते हैं? बॉन्ड बाय या पेड बाय फर्म ओनली। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम ये मानते हैं कि भैया फर्म जिसका बिजनेस है वही बियर कर रहा है, कोई पार्टनर बिना बात के क्यों बियर करेगा। एक और पॉइंट टू रिमेंबर, जैसे हमने एंट्री देखी रियलाइजेशन टू बैंक, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। कई बार क्वेश्चन बोलेगा बॉन्ड बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर, तो इसकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज तक कभी ऐसी जनरल एंट्री देखी है कैश टू कैश, बैंक टू बैंक? तो इसमें कोई भी एंट्री करने की जरूरत। तो सेकंड पॉइंट टू रिमेंबर, अगर बॉन्ड बाय पार्टनर है, अगर बॉन्ड बाय पार्टनर है एंड पेड बाय पार्टनर है तो वहां पे कोई भी जनरल एंट्री करने की जरूरत। अभी इसको एक एग्जांपल में भी अपन साथ में देख लेंगे। पढ़ो, देखो क्वेश्चन। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के? 5,000 रुपए के, केस नंबर 1। सर इसमें ये तो बता ही नहीं रखा बॉन्ड कौन है, पे कौन कर रहा है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? फर्म करेगी। सर अगर फर्म बॉन्ड करती है तो आपने बताया था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया। और सर अगर फर्म ही पे कर रही है तो कौन सा अकाउंट यूज करना है? बैंक अकाउंट। तो टू बैंक अकाउंट कितना हो गया अमाउंट? 5,000 रुपए, एकदम सही जनरल एंट्री हो जाएगी आपकी। अब पढ़ो नेक्स्ट वाली एंट्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेड बाय पार्टनर, पर बॉन्ड बाय तो कह ही नहीं रहा। तो अगर बॉन्ड बाय नहीं कह रहा तो वो फर्म ही कर रही है। तो सर अगर फर्म बियर कर रही है, फर्म बॉन्ड करनी है तो कौन सा अकाउंट यूज होएगा? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर का नाम दे रखा है तो उसका नाम लिख दो, टू एक्स कैपिटल। कितने रुपए हैं? 8,000 रुपए। ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। अब आओ थर्ड पे। थर्ड एंट्री क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000 वर पेड बाय द फर्म। कौन पे कर रहा है? ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर, यानी कि बॉन्ड कौन कर रहा है? पार्टनर। सर वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ, सर पार्टनर बियर करता है तो आपने क्या बताया था, क्या बताया था, कौन सा अकाउंट यूज करना है? तो कौन से अकाउंट को डेबिट करूंगा? कोई नाम दे रखा है पार्टनर का, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बियर कौन कर रहा है? पार्टनर। और पे कौन कर रहा है? फर्म पे कर रही है, तो हम क्या यूज करेंगे? टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है? बहुत बढ़िया, 10,000 रुपए। आया समझ? अब धीरे धीरे अपने आप क्वेश्चंस की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ते हुए चलेगी, बट इसी फॉर्म में करते हुए चलो, सारे केसेस क्लियर हो जाएंगे। आओ फोर्थ वाले पे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 15,000 वर पेड बाय द फर्म। पे कौन कर रहा है? फर्म। तो एक चीज तो क्लियर है, क्रेडिट क्या होने वाला है? टू बैंक अकाउंट। मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर दीज। बियर कौन कर रहा है? बहुत बढ़िया, पर पार्टनर का नाम भी दे रखा है। टू, ये वाला ही क्वेश्चन आया था। अच्छा, नहीं तो यही केसेस आने वाले हैं, बल्कि इससे भी इजी मान ले तू। ये पूरे यहां तक पहुंचते पहुंचते सारे केसेस क्लियर है। कितना अमाउंट है इसका? कौन सा केस था? 15,000। अरे अभी सारे क्लियर हो जाएंगे, चिंता मत, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। पढ़ो फिफ्थ वाला। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000 वर पेड बाय द फर्म। कौन पे कर रहा है? 8,000 were to be borne by the firm and the balance by Maruti a partner। पे कौन कर रहा है? तो कंफ्यूज मत हो ना, सिंपली पे फर्म कर रही है तो क्रेडिट क्या होने वाला है? बैंक। तो यहाँ पे
उससे होंगे क्या बोलते हैं रियलाइजेशन और बचा हुआ अमाउंट पार्ट करेक्ट। पे सर क्रेडिट में तो टू बैंक आएगा। अब एक बात बताओ, क्रेडिट में तो टू बैंक आएगा बट बॉन्ड कौन कर रहा है? सर 8,000 तो फर्म कर रही है और बचे हुए 12,000 तो फर्म बियर करती है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? तो मैं अकाउंट डेबिट करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करूंगा? 8,000, क्योंकि वो फर्म उतना ही बियर कर रही है। और बचे हुए 12,000 रुपए कौन बियर कर रहा है? मारुति's कैपिटल अकाउंट डेबिट। मारुति's कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 और पे कौन कर रहा है? फर्म, तो इसलिए कौन सा अकाउंट यूज हुआ? 20,000 रुपीज। क्लियर है एंट्री? अब चलो नेक्स्ट वाली पे, सिक्स्थ वाली एंट्री पे। सिक्स्थ वाली और मजेदार है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000, 8,000 वर टू बी बॉन्ड बाय द फर्म। 8,000 कौन बियर करेगा? एंड द बैलेंस बाय मारुति ए पार्टनर, और बाकी को कौन बियर कर रहा है? मारुति नाम का पार्टनर। एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति, इस बार पार्टनर पे कर रहा है, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? अब इसमें समझना, सिक्स्थ वाली एंट्री में बहुत बढ़िया रूपांश, टोटल अमाउंट 20,000 का है, करेक्ट? उसमें से सर 8,000 का जो अमाउंट है वो तो कौन बियर कर रहा है? 8,000 का अमाउंट फर्म बियर कर रही है, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट 8,000 से, और बाकी का मारुति का कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए। मारुति's कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? मारुति का कैपिटल अकाउंट कितने से होना चाहिए? 12K लिख देता हूं, ठीक है। पे कौन कर रहा है? मारुति पे कर रहा है। मारुति पे कर रहा है तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होएगा? टू मारुति's कैपिटल अकाउंट। टू मारुति's कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे भी सर वही पे कर रहा है तो वही होगा, टू मारुति's कैपिटल अकाउंट। अब एक बात बताओ, डेबिट भी मारुति का कैपिटल और क्रेडिट भी, तो ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली कौन सी एंट्री पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000 रुपए से टू मारुति's कैपिटल अकाउंट। आया सिक्स्थ वाला समझ? सिक्स्थ वाला इंपॉर्टेंट था, है ना। पार्टनर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट नाम की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अब आओ सेवंथ के ऊपर। सेवंथ क्या बोल रहा है हमको? सुधीर अ पार्टनर वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। ये इसमें तुमको बहुत सारी डाउट आते हैं कि सर इसमें समझ में नहीं आता, तो इसमें मैं तुमको दो एंट्री करके बताऊंगा। वो दो एंट्री को देखना और फिर उसकी कंबाइंड एंट्री कर देना, अपने आप सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। एग्जाम में कंबाइंड ही करनी है एंट्री। एग्जाम में क्या करनी है? कंबाइंड एंट्री करनी है। सुधीर नाम का एक पार्टनर है, ही वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। हमने सुधीर को अलाउ करा है कि भाई तेरे को 10,000 का रेम्यूनरेशन या उसको सैलरी दे देंगे। तो सर अगर उसको सैलरी दे रहे हैं तो वो तो हमारा खर्चा है ही। इसके अलावा ही वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन व्हिच अमाउंटेड टू 16,000 वर पेड बाय द। अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि सर कब क्या डेबिट हो रहा है, कब क्या क्रेडिट हो रहा है। तुम ये समझो, यहाँ पे मैं रेड पेन से एंट्री करता हूं 2, फिर उसकी कंबाइंड एंट्री तुमको एग्जाम में करनी है। पहली चीज क्या है? 10,000 और 16,000 अलग अलग चीजें। 10,000 और 16,000 का लेना देना नहीं है। 10,000 क्या है? हमने उसको सैलरी दे दी कि भैया इतना खर्चा कर दे। अब 16,000 का असल में खर्चा हुआ है, बट क्वेश्चन कह रहा है वो बियर करेगा उस खर्चे को। अगर क्वेश्चन ये लाइन नहीं कहता ना कि वो उस खर्चे को बियर करेगा, तो टोटल हमारा खर्चा 10 प्लस 16 26,000 का हो जाता। बट क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बियर कौन करेगा खर्चे को? वो बंदा बियर करेगा। तो इसमें दो एंट्री क्या हो रही है, मैं रेड से करता हूं। देखो, पहला तो हमने उसको एक तरीके का रेम्यूनरेशन सैलरी दी, कितने की? 10,000 रुपए की। सुधीर अ पार्टनर वाज अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000 टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द। हमने उसको रेम्यूनरेशन दिया एक तरीके का, तो हम बॉन्ड करने वाले हैं इसको। अगर हम बॉन्ड कर रहे हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होना चाहिए? 10,000 से। यहां पे मैं लिख देता हूं टू सुधीर कैपिटल। सर बैंक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी हमने उसको अलाउ करा है, अभी पेमेंट नहीं करा है हमने उसको, ठीक है। तो हमने टू सुधीर कैपिटल इतना अलाउ करा है, ठीक है। अब हुआ क्या? असल खर्चा हुआ है 16,000 का। He was to bear all the expenses। ये जो 16,000 का खर्चा है कौन बियर, कौन बॉन्ड करेगा? सुधीर। तो किसका अकाउंट डेबिट होना चाहिए? तो दूसरी एंट्री होनी चाहिए सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सुधीर
कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होनी चाहिए सर 16,000 से होनी चाहिए। और ये पेमेंट कौन कर रहा है इस पैसे का वर पेड बाय द फर्म, तो कौन सा अकाउंट यूज होएगा टू बैंक अकाउंट कितने से 16,000। ये दो एंट्री है बट तुम्हारे एग्जाम में तुमको इसकी कंपाउंड एंट्री करनी होगी, यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। अब अगर मैं इसको कंपाउंड करूंगा तो सुधीर का क्रेडिट हो रहा है 10,000 से और डेबिट हो रहा है 16,000 से, तो अल्टीमेटली अगर मैं 6,000 से डेबिट कर दूं तो भी तो बात बन जाएगी। तो मैं क्या एंट्री करूंगा, मैं इसकी एंट्री करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से 10,000 से, और सुधीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुधीर्स कैपिटल अकाउंट 6,000 टू बैंक अकाउंट 16,000। अब तुम इस कंपाउंड एंट्री को देखोगे ना तो और समझ में आने लगेगा कि सर रियलाइजेशन का खर्चा अलाउ करा गया था तो हम तो इतना ही बियर करेंगे, उसके ऊपर का अगर खर्चा हुआ है तो वो कौन बियर करेगा, सुधीर। पे हमने करा है, अगर मान लो कम खर्चा होता तो उसकी एक तरीके की इनकम हो जाती है, उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाता। तो ये दो अलग एंट्री है बट एग्जाम में तुमको एक साथ में कंपाउंड करनी है, बुक में भी एक ही साथ लिख रखी है तो कंफ्यूजन हो जाता है। ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। अभी नेक्स्ट वाला हम पॉइंट करेंगे तो ये और क्लैरिटी आएगी। अब पढ़ो 8th वाला पॉइंट क्या कह रहा है, एक सेकेंड। रवि एक पार्टनर है, ही वाज अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन। हमने रवि को बोल दिया भैया 15,000 का रेम्युनरेशन तेरे को अलाउ कर रहे हैं, तू खर्चा कर सकता है 15,000 को, तो हमारा खर्चा तो 15,000 का हो गया बट असल में खर्चा कितना हुआ, एंड इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, और सारा खर्चा कौन बियर करेगा, वही करेगा। अब चाहे खर्चा 5 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 25 का हो, हमने तो उसको बोल दिया 15,000 तेरे को दे रहे हैं, हमारा खर्चा तो 15 का हो चुका है। तो ये 15 और 5 अलग अलग चीजें, जैसे 10 और 16 अलग अलग चीजें थी। ये तीनों केस करने के बाद में क्लैरिटी आ जाएगी। इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन विच अमाउंटेड टू 5,000 वर पेड बाय द, तो इसमें दो चीजें हैं। पहले तो मैं एंट्री करूंगा रेड कलर से, पहली चीज की हमने कितना खर्चा अलाउ करा है, तो हमारा खर्चा है 15,000 का। हमारा खर्चा कितने का है, तो फर्म का खर्चा अगर 15,000 का है तो कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ये रेड से कर देता हूं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किसको अलाउ कर रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया, टू रवीज कैपिटल अकाउंट। सर हम इसको अलाउ कर रहे हैं इतना खर्चा करने का, टू रवीज कैपिटल अकाउंट कितना 15,000 रुपए। और असल में खर्चा कितने का हुआ, सर असल में खर्चा हुआ है 5,000 रुपए का, और इस खर्चे को बियर कौन करेगा, रवि। तो मैं बियर अगर रवि कर रहा है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पे हम कर रहे हैं तो क्रेडिट कौन सा होगा, टू बैंक अकाउंट कितना 5,000। अब क्या है बुक में कंपाउंड दे रखी है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसी की कंपाउंड एंट्री कर दो, इसी की कंपाउंड एंट्री करोगे तो क्या एंट्री होगी, करेक्ट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होएगा 15,000 रुपए से, और रवि का अकाउंट कितने से क्रेडिट होएगा, सब 15 से क्रेडिट हो रहा था 5 से डेबिट हुआ, तो अल्टीमेटली ये एक तरीके की रवि की इनकम हो गई। 15,000 का अलाउ किया गया था, खर्चा 5 का ही हुआ तो उसके मजे हो गए बाकी पैसों के, तो 10,000 की उसकी इनकम मान लो। टू रवीज कैपिटल अकाउंट 10,000 आया समझ। तो एग्जाम में तुमको यही एंट्री करनी है, बट समझने के लिए पहले दो एंट्री वर्किंग नोट में कर लेना, दोनों को कंपाउंड कर देना, कभी भी गलती नहीं होगी। अब चलो 9th वाली एंट्री पे, अरे यार चलो 9th वाली पे, तुमको ये जो डिफरेंस है ना कि ये दोनों खर्चे अलग अलग है, ये और क्लैरिटी आ जाएगी। 9th वाला क्या बोल रहा है, अनिल नाम का एक पार्टनर है, इज टू बी पेड रेम्युनरेशन ऑफ 20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। कितना अलाउ किया गया उसको 20,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 7500 वर्क पेड बाय द, अब तुमको क्लैरिटी आ जाएगी कि 20,000 अलग है और 7500 इनका कोई लेना देना नहीं है। हमने कितना अलाउ किया है अनिल नाम के पार्टनर को, वर्ड टू बी पेड, अभी पे नहीं करा है, वर्ड टू बी पेड यानी कि उसको अलाउ ही करा, वर्ड टू बी पेड, हमको ही पे करना है पर उसको करना है, तो कितना अलाउ किया गया उसको 20,000।
तो इसकी रेड पेन से एंट्री करूंगा, अनिल्स अकाउंट डेबिट, अनिल्स कैपिटल अकाउंट, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कौन बियर करेगा? हम लोग बियर करेंगे, वो अनिल को दे रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अब एक बात बताओ, असल में खर्चा कितने का हुआ और पे किसने करा है? पेड बाय फर्म है, तो एक चीज तो क्लियर है, टू बैंक होएगा। कितना होएगा? 7,500। सर ये खर्चा हुआ है 7,500। सर डेबिट अनिल को कर देते हैं, बट रुको, यहाँ पे कहीं पे लिख रखा है कि वो खर्चा अनिल बियर करेगा, कहीं पे भी अगर नहीं लिखा हुआ दैट ही नीड्स टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस, तो वो बियर नहीं करेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कौन बियर करेगा, तो हम क्या मानते हैं? फर्म बियर करेगी। अगर फर्म बियर करेगी तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होएगा? 7,500। ये फर्म ही बियर करेगी। सर ये भी खर्चा, ये भी खर्चा, दोनों खर्चे अलग अलग है। ये तो अलाउ किया गया है कि भैया तू इसका खर्चा कर सकता है, और ये असल में खर्चा हो गया है। तो टोटल फर्म का कितना खर्चा हुआ? 27,500 का। तो अब इसको जब तुम कंपाउंड करोगे, जब इसको कंपाउंड करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट कितने से डेबिट होएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट कितना है? और टू आया समझ? 9th वाली एंट्री। अब चलते हैं 10th वाली पे। अब डिफरेंस क्लियर हुआ, दोनों एक्सपेंस अलग होते हैं। बुक में कंपाउंड नहीं दे रखी तो कंफ्यूजन हो जाता है ना, बट एग्जाम में कंपाउंड ही करनी है अपन को। तो एक दोनों एंट्री लिख देना, फिर उसको कंपाउंड करके आंसर लिख देना। 9th वाला क्या कह रहा है? 9th तो हो गया, सॉरी 10th वाला क्या कह रहा है? सुनील अ पार्टनर इज टू बी पेड रेम्यूनरेशन ऑफ। अब तुमको एक चीज तो क्लियर है सर, दोनों खर्चे अलग अलग होते हैं। कितने का दे रखा है? 25,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 9,000। सर 25 अलग है, 9 अलग है। वर पेड बाय हिम, कौन पे कर रहा है? रेड पेन से एंट्री करता हूं। पहला तो कितना हमने उसका अलाउ करा है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सर हमने सुनील को इतना अलाउ करा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील का, क्योंकि सुनील पे करता है। कितना है? 25,000 रुपए। अब दूसरी वाली में क्या है सर? टोटल खर्चा कितने का हुआ है हमारा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 9,000 वर पेड बाय हिम। पार्टनर पे कर रहा है तो क्या क्रेडिट होएगा? तो मैं क्रेडिट कर देता हूं टू सुनील्स कैपिटल, टू सुनील। एक सेकेंड, 9,000 रुपए। अब बॉन्ड कौन कर रहा है ये नहीं लिख रखा, तो हम क्या मानेंगे? फर्म बियर करे। फर्म बियर करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 9,000। तो अब इसकी कंपाउंड एंट्री करो, असल में एंट्री क्या होगी फिर? क्या कंपाउंड कर देंगे तो एक साथ में क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 34,000। टोटल खर्चा इतने का हो गया है हमारा। आया समझ? इसके अलावा मैं एक एंट्री और बता देता हूं तुमको। मान लो क्वेश्चन दे रखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, 11th एंट्री। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000 बॉन्ड बाय अ पार्टनर रूपांश एंड ऑल्सो पेड बाय पार्टनर रूपांश। क्या एंट्री होगी? बहुत बढ़िया, नो एंट्री। क्यों सर? बॉन्ड बाय रूपांश है, क्या है? तो यानी कि रूपांश का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। रूपांश कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 से। और क्रेडिट क्या होगा सर? पेड बाय रूपांश है, तो रूपांश कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट होएगा। तो सर डेबिट भी उतना, क्रेडिट भी उतना, तो ये एंट्री नहीं होगी। ये सारे केसेस हो गए अपने रियलाइजेशन एक्सपेंस के, ये एक्सटेंसिव केसेस थे, इसके अलावा नहीं आएगा। अब रुक दो स्क्वायर।